6 दिसंबर को आपका एक प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगी, क्या उद्देश्य को लेकर प्रोग्राम है? देखिए, मुख्य मांगे हमने इसमें रखी जातिगत जनगणना। पहला, जो देश के अंदर बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जहां आरक्षण को लेकर के कई बार कटाक्ष होते हैं, कई बार कहा जाता है कि देश बर्बाद हो रहा है, तो उसको सुधार करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है, इस देश के जो उच्च वर्गीय लोग रहते हैं और जो नीचे रहने वाले लोगों को उनका हक खाने को अपना हक समझते हैं, तो उनके लिए भी, और जिनका सताया जा रहा है, जिनका हक खाया जा रहा है, उनके लिए भी जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है ये बहुत बेहतरीन है पूरे देश के लिए, क्योंकि इसमें कोई ना बचेगा, ना किसी का कोई दूसरा हक मारी करेगा। तो इसलिए जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है ये हम बड़े लेवल पर उठा रहे हैं और पूरे देश के लोग इसमें शामिल होकर के इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। देश की राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हैं, अगर वो भी इसको उठाएं तो उसके लिए भी स्वागत है कि वो लोग भी अपने अपने स्तर से इसको मजबूती के साथ उठाएं। दूसरा है बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तब ईवीएम के माध्यम से देश की जनता के वोटों को गलत तरीके से ठगा जाता है और बेईमानी की जाती है। तीसरा मुद्दा है ठेकेदारी में बहुसंख्यकों को हिस्सेदारी मिले। जो देश के अंदर आउटसोर्सिंग और प्राइवेटेशन हो रहा है, इसमें पूरी तरीके से एक वर्ग विशेष की अनदेखी की जा रही है। तो देश की आवाम है, जहाँ तक मुद्दे नहीं पहुँच पाते, जहाँ राजनीतिक पार्टियों की, सत्ताधारी पार्टियों की बुरी नीतियां भी अच्छे तरीके से बता करके मीडिया प्रचारित करता है, आम जन तक पहुंचाता है, यहाँ तक कि रिक्शा चलाने वाले, सब्जी चलाने वाले, ठेला चलाने वाले तक भी देश की जो बर्बाद करने वाली नीतियां हैं उनको आबाद करने वाला बता करके प्रचारित किया जाता है। अभी मैं यहाँ आ रही थी तो रिक्शा किया था, तो रिक्शे वाला कह रहा था कि देश को, युवाओं को आप किताबें लेने जा रही हैं, युवाओं को जो है नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है और सबको मिल रहा है, आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और सरकार नौकरियां दे रही है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि देश की जो आम जनता है, जिसको वो चैनल्स के माध्यम से बरगलाते हैं और झूठ तरीके से बताते हैं, वो वही सच मान लेती है जिस झूठ को वो सच बता करके लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उसके पास ना इतना समय है कि देश की अंदर जो छीना झपटी की जा रही है या देश की सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, देश की आम जनता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उसके बारे में बारीकियों से पढ़ सके या समझ सके। इस कारण से वही चीज़ें वो सच मान बैठे हैं जिनको सरकार चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। तो ये जो कार्यक्रम है ये उन सच्चाइयों को उजागर करने के लिए मुख्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की ऊर्जा, समय और धन लग रहा है। देश के वो समस्त जागरूक नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आपके असली मुद्दे ये हैं जिनसे आपके बच्चों को स्वास्थ्य, आपके परिवार को स्वास्थ्य और आपके युवाओं को रोजगार मिलेगा। जहां आपको महंगाई जिस तरह से आपसे लूटी जा रही है, उस तरह से आपको सरकार आपकी सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है। टैक्स पेयर आप देश का प्रत्येक नागरिक है, लेकिन टैक्स की चोरी करने वाले देश के 2-3 लोग हैं जो लूट करके देश को विदेशों में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें देश की जनता को बताने की ज़रूरत है, जिसमें ये कार्यक्रम बहुत बड़े लेवल पर समाज में सहयोगी व उपयोगी माना जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से अभी तैयारियां चल रही हैं। कितने स्टेट के मेन लोग आ रहे हैं यहाँ पे? लगभग इस कार्यक्रम में जो अभी तक हमारा कनेक्शन हुआ है, हमारा कम्युनिकेशन अभी तक लगभग 17 से 18 राज्यों में हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, और बाकी राज्यों में अभी समय है हमारे पास लगभग 12-13 दिन का। उन संगठनों से हमारी वार्तालाप चल रही है, वो चैनल ढूंढने जा रहे हैं कि उनसे बात कैसे की जाए, और उनको इन्वाइट किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी हमने एकजुट होकर के इन नीतियों के खिलाफ और समाज के मुद्दों की आवाज़ उठाने की बात रखी है, हर वो संगठन इसके लिए तैयार है जो समाज का, देश का भला चाहता है। मैम, इनके मेन मुद्दे क्या हैं, थोड़ा सा 2 लाइन में बता दीजिए। हाँ साथियों, ये जो जातिगत जनगणना है, आपने अभी देखा है ईडब्ल्यूएस जिसके लिए कभी मांग नहीं हुई, जिसके लिए कोई जो पक्ष है वो कभी रास्ते पर नहीं आया, बल्कि उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। लेकिन फिर भी इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है रातों रात, दूसरे दिन संसद में इस स्क्रिप्ट को पास भी कर दिया जाता है। फिर आप लोगों ने देखा कि ये इस देश का बहुजन समाज सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी वो हेयरिंग चलती है, और हेयरिंग चलने के बाद कई दिनों के बाद में 5 जजों की बेंच उसे निर्धारित करती है कि इस देश में 10% आरक्षण एक कौम को दिया जाएगा, जिसे हम लोग ब्राह्मण
या फिर जो सवर्ण कहते हैं, इस कौम को दिया जाएगा। तो प्रश्न ये है, क्या इस देश के ओबीसी की इस देश में भागीदारी नहीं है? क्या इस देश में मंडल कमीशन जिस समय वीपी सिंह ने लागू किया और वीपी सिंह ने लागू करने के बाद में आज भी जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर माननीय कांसीराम ने नारा दिया था। तो क्या वो भागीदारी या फिर आर्टिकल 340 संविधान में लागू है, तो आर्टिकल 340 क्या ओबीसी को मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं ओबीसी के हक अधिकारों को एक पक्ष खा रहा है, जिसे हम सवर्ण कह सकते हैं। दूसरा, बैलेट पेपर से ही चुनाव। जैसे कि हम दिल्ली में या फिर हम जहाँ पर भी जाते हैं, सभी लोग तरसते हैं मोदी जहाँ से मोदी का नाम आया तो पता नहीं बहुत ससम्मान के साथ मोदी जी के लिए गालियाँ निकलती है। रियलिटी है, ये सच्चाई है, क्योंकि जो नीचे तबके का जो समाज है या जो बहुजन समाज, नीचे तबके में कौन है? बहुजन समाज ही है। तो उनकी जो रोजी रोटी से लेके हर चीज़ में हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर ऐसे चीज़ में देखिए, जो चाहे अमित शाह जी बोलिए या फिर जो भी लोग अगर बोल रहे हैं कि हम लोग डेफिनेटली इस इतने मतों से इतनी सीटों से हम लोग जीत रहे हैं, तो क्या वाकई में इन लोगों के पास वो कोई जो उनके शंकर भगवान की तीसरी आंख है कि वो बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं, या भविष्य ऐसे कोई उनके पास पंडा पुजारी बैठे हुए कि जो बता देते कि बाबा तुम बस जीतने ही वाले हो? तो कहीं ना कहीं हम सबको मालूम है, क्योंकि ईवीएम पर अभी हिमाचल में आपने देखा है कि हिमाचल में कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड क्यों कर दिया गया? क्योंकि वहाँ एक ईवीएम मशीन प्राइवेट गाड़ियों में मिली। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईवीएम पे, और आए दिन कहीं ना कहीं चुनाव में ये सारी धांधली होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वोट हमारा है, तो हम डिसाइडेड करें कि हम वोट बैलेट से करें या फिर ईवीएम से करें। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसकी मांग समय समय पे उठते आ रही है। तो फिर भी इसके बाद भी चुनाव आयोग इस बात पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। दूसरी बात और भी हमारे मुद्दे हैं, ठेकेदारी में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी मिले। यानी आप देखिए, इस देश में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, और आरक्षण खत्म किया जा रहा है मीन्स सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, और सरकारी संस्थानों को बेचकर निजीकरण लाया जा रहा है। तो निजीकरण में कौन जाएगा? वहाँ का सीएमडी कौन होगा? वहाँ का जीएम कौन होगा? वहाँ का मैनेजर कौन होगा? वहाँ का सीईओ कौन होगा? तो सोचिए, तो हमारे लोग तो सिर्फ 100-200 रुपये की रोजी में काम करेंगे। इसलिए हमें ठेकेदारी में बहुसंख्यक की हिस्सेदारी भी चाहिए। और तीसरा है कि उच्च न्यायपालिका में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी, जैसे कॉलेजन। तो आपने देखा होगा कि जजों की नियुक्ति सिर्फ जज ही करता है, और जज कौन है? पूरे जज इस सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण समाज के हैं, जिन्होंने EWS के लिए उसके संबंधित यानी उन्होंने 10% का, वो जो 50% का दायरा था उसको तोड़कर 60% पे आ गया। तो आप सोचिए कि वो जो न्यायपालिका में, तो क्या आपको लगता है कि इस बहुजन समाज को एक जाति विशेष न्याय दे पाएगा? इसलिए उच्च न्यायपालिका में बहुजनों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। और फिर आता है ग्रुप ए भी, नौकरी में इंटरव्यू समाप्त हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो ग्रुप ए और बी की इंटरव्यू, यहाँ पर बहुत सारी तकलीफें हैं लोगों के पीछे। यहाँ पर आपको मेडिकल भी देना है, आपको क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्स भी देना है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी नौकरियों की जो ये है इंटरव्यू ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे बहुजन समाज के ही लोग जाते हैं। और फसलों की MSP लागत मूल्य और महंगाई जोड़कर तय की जाए। आपने देखा है कि किसान आंदोलन बहुत ही ये हुआ, और कई लोग शहादत भी हुई उस आंदोलन में। और जैसे ये काफ़ी लगे थे निर्देश जी बच्चों को पढ़ाने में, बहुत सारी चीज़ें। तो इतने लोग शहादत होने के बाद भी इस देश की गूंगी बहरी सरकार आज तक उन्होंने आंदोलन पीछे लेने के लिए मान तो लिया, लेकिन क्या इस देश में MSP अभी भी वो लागू, या फिर MSP के आधार पे उनका जो किसानों का कर मूल्य है, उनकी फसल का कर मूल्य वो उनको मिल रहा है? इसलिए ये इस आंदोलन में ये भी मुद्दा है
ऐसे अनेकों मुद्दे हैं बहुजनों के। वैसे देखा जाए तो पाँव के नाखून से सर के बाल तक हमारे मुद्दे हैं, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें गूंगी बहरी सरकार को सूचित करने के लिए ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए शेड्यूल कास्ट जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब आ रहा है, और शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई लड़ने के लिए शेड्यूल कास्ट जा रहा है, ओबीसी जा रहा है। यानी जो एक कमरे के तीन, यानी एक घर के तीन कमरे हैं जिसे हम SC ST OBC कहते हैं, ये आज एक मंच पर आ रहा है और रामलीला मैदान से ये आगाज 6 तारीख को किया जा रहा है। और खासकर 6 दिसंबर क्यों 6 दिसंबर है वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब पार्थिव शरीर को दिल्ली के अंदर जगह नहीं दी गई थी। जब अलीपुर रोड में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो वहां पर बाबा साहब के पार्थिव शरीर के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने महाराष्ट्र भेजा है ना, बाबा साहब को महाराष्ट्र तक सीमित करने की कोशिश की इन्होंने। अगर बाबा साहब का समाधि अगर दिल्ली में होती तो हमें लगता है कि दिल्ली का और भी कुछ अलग नक्शा होता। क्या राजनीतिक पार्टियां भी इस महासम्मेलन में सम्मिलित होंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने कुछ MLA से बात की, कुछ सांसद हैं, हम चाहते हैं कि जो SC ST OBC समाज से चुनकर लोग गए, आरक्षण के भरोसे जो लोग गए, तो वो लोग अपने बातें, अपने समाज की बातें उठाएं, अपने समाज के मुद्दों को उठाएं। इस मुद्दे को उठाएं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि अगर वो नहीं उठा रहे ये बात, तो इसका मतलब यही है कि उन पार्टियों के ये लोग पिट्ठू लोग हैं, चमचे लोग जिसे कहा जाता है, तो ये माना जाएगा। तो हम लोग इन लोगों के कांटेक्ट में हैं और काफ़ी लोगों का हमें समर्थन भी मिला है। बसपा के कुछ सांसद हैं, JDU के हैं, कांग्रेस के भी कुछ हैं, तो इस प्रकार से कुछ लोगों का समर्थन आ रहा है, मिल रहा है, हम लोग कांटेक्ट में हैं। ये देशव्यापी सर कितने स्टेटों के लोग को आपको आने की, मतलब कितने नेताओं से आपकी बात हुई जो आने की हमें बता सकते हैं? देखिए फिलहाल तो हम लोगों की नीतीश जी से बात चल रही है, शायद वो आ सकते हैं, और हेमंत सोरेन सर से भी बात हुई है, स्टालिन जी से भी हम लोगों ने वहाँ पर ये भेजा है। तो करीब करीब आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वहाँ पर भी हम लोगों की बातें चल रही है। तो जैसे जैसे इन लोगों की हम लोगों को हाँ में वो आता है, हामी आती है, वैसे वैसे हम आपको सबको बताएंगे। ये कार्यक्रम उन सभी गरीब, मजलूम, SC OBC, आदिवासी महिलाओं, समस्त देश के युवाओं, सभी को संबोधित करते हुए इन सब मुद्दों को शामिल किया गया है कि उन सब की लड़ाई, जो लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए लोग हैं, जो दिल्ली तक नहीं आ सकते हैं, ऐसे संगठन जिन्होंने स्टेट लेवल पर संगठन बना रखे हैं, शहर लेवल पर बना रखे हैं, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर और गांव लेवल पर, वो वहाँ अपनी बात रखते हैं जो सरकारों तक नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे सभी समस्त संगठनों के लिए हमने दिल्ली पर ये बड़ा मंच बनाया है। अपने मुद्दे और अपनी समस्याएं और अपने संगठन के साथ आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और अपनी बात रखें, क्योंकि आप जितना भी ये बड़ा कार्यक्रम है उस स्तर पर जितनी बड़ी ताकत आप लगाएंगे सरकार के कानों तक जाएगी, क्योंकि उसी समय संविधान के तहत जो आपके देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है जिसको कहते हैं संसद का शीतकालीन सत्र उस समय जारी रहेगा। और उसी समय बहुजन समाज की संसद भी हम लोगों ने ये 2 दिन की लगाई है, जिसमें तीसरे दिन भी अगर लोग रुके तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। देखिए, भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हमारी मांगे सरकार मांगती है, अगर मानती है, तो देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो उन मांगों के साथ, जैसे हमने अभी इसमें लगभग 30 से 32 मुद्दे रखे हैं, 30-32 में से अगर सरकार इसमें 10 मुद्दे या 15 मुद्दे भी अगर मानती है तो देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और देश की उस आवाम को लाभ पहुंचेगा जो सरकार की नीतियों के, गलत नीतियों के चलते बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है या दब गई है। तो उस जनता को बुलाने के लिए कार्यक्रम को रखा गया है। दूसरा, सरकार इस बात को मानेगी ही क्यों, क्योंकि उसी समय पर जो शीतकालीन सत्र जारी रहेगा उस समय सरकार पर आम जनता इकट्ठी होकर के दबाव बनाएगी। देश है, जब जनता कह रही है कि हमें ये कानून चाहिए और ये इससे हमारा भला और देश का भला होगा, तो फिर जनता के मुद्दों को मानने से सांसदों को और संसद को क्या ऐतराज है? वो तो मानने चाहिए और उनको लागू भी करना चाहिए और बनाना भी चाहिए। तो इस तरह के जितने भी मुद्दे, इनमें से जितने भी मुद्दे जो भी सांसद उठा सकते हैं संसद में, उनका स्वागत है। इन मुद्दों के साथ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और इस देश के लिए संसद में इन मुद्दों को उठाएं, ताकि ये समाज और ये देश
आपके कर्तव्यों को पहचान सके कि हाँ वास्तव में आपने अपने कर्तव्य निभाए हैं, क्योंकि आप इसी काम के लिए वहाँ जाते हैं। तो आप सभी से मेरी अपील है, गुजारिश है, हम सभी उन समस्त तमाम संगठनों की ओर से जो इस कार्यक्रम के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आप सभी लोग पहुंचिए। इन 2 से 3 दिन के लिए हमने रहने की, खाने की, रज़ाई गद्दे ओढ़ने की, यहाँ तक कि वॉशरूम वगैरह की, पानी की, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। सारी महिलाएं इसमें पहुँचें, युवा इसमें पहुँचें, क्योंकि युवा कई बार ये सोचते हैं कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या मतलब। लेकिन आपने अगर एजुकेशन ले ली और आपके पास रोज़गार नहीं है तो आपकी वो शिक्षा ही आपके लिए कलंक बन जाएगी, क्योंकि शिक्षित होने के बाद आप मजदूरी करते हुए बहुत एक और भी कुरूप लगोगे और आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचेगी कि यार मेरे माँ बाप ने पैसा जोड़कर मुझे शिक्षित किया और आज मैं फिर मजदूरी पर आ गया। तो इसलिए देश के समस्त युवा इस कार्यक्रम में पहुँचे। आप लोगों से फिर से मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। ये आप लोगों के लिए आयोजित किया गया है।